एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका अपनी AIBE की सीरीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे और अगले 20 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी AIBE की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी AIBE के एग्ज़ाम्स की आज के 20 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारा जो साइबर क्राइम से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके जो ऑप्शंस हैं उनके वर्ड्स हो सकता है कि आपने कभी सुने भी ना हो। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी कोशिश जिसमें आप किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पासवर्ड, किसी का यूज़र नेम या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बाय मैस्क्वेरेडिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। किसी से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप ये सब काम करते हैं, फ्रॉड एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सलामी अटैक्स, नंबर 2 फिशिंग, नंबर 3 डेटा डिडलिंग, नंबर 4 फॉर्जरी। अब इन चारों के पहले तो आपको मैं मीनिंग बताती हूँ। पहला है सलामी अटैक। सलामी अटैक इज़ नथिंग बट अ साइबर क्राइम। है तो ये चारों ही साइबर क्राइम्स। पहला जो सलामी अटैक है, ये ऐसा क्राइम होता है जिसमें हैकर्स क्या करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग इज़ डाटा के साथ छेड़छाड़ करना, किसी के डेटा के साथ छेड़छाड़ करना। थर्ड इज़ फॉर्जरी। फॉर्जरी इज़ जस्ट कॉपिंग द डेटा। एंड फोर्थ इज़ फिशिंग। फिशिंग इज़ जिसमें आप किसी का पासवर्ड, किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फ्रॉड तरीके से ईमेल्स भेज के जब आप ये सब काम करते हैं उसको फिशिंग बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन के साथ सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो है फिशिंग। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, फिशिंग। Second question, the act to provide legal recognition for the transaction carried out by the means of electronic data interchange and other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce is dealt under। ये सारा का सारा जो इशू है ये किसके अंडर डील करेगा? मतलब लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू होता है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उसका एक मीन्स है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको समझ आ रहा है ये सब साइबर चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये किसके अंडर जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्ट या इंफॉर्मेशन एंड साइबर स्पेस एक्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जो केस है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर जाता है। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मीन्स a system of a secure key pair consisting of a private key for creating a digital signature and एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप सिक्योर की पेयर करते हैं कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट की। एक तो प्राइवेट की होती है जो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए होती है, दूसरा क्या इसके साथ पेयर होता है? ऑप्शंस आर एन इंडिविजुअल की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर, a lock to verify the digital signature, a public key to verify the digital signature and a government key to verify the digital signature। तो एक प्राइवेट की होती है और दूसरी होती है पब्लिक की जो डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विद। अब ये तो सीधा सीधा बेयर एक्ट का क्वेश्चन है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट खोलें, उसमें 43A को देखें कि क्या बताता है वो। ऑप्शंस आर इम्पर्सोनेशन, 2 identity theft, 3rd punishment for sending offensive messages and 4th compensation for failure to protect data। तो हमारा सही आंसर है इसमें compensation for failure to protect data, सेक्शन 43A बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन टेकिंग पार्ट इन ए कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। एक इंसान जो ऑफेंस के कमीशन में पार्टिसिपेटेड है बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्या क्या? प्रिंसिपल एंड एसेसरी, डेटर एंड होल्डर, प्रिंसिपल एंड डिसिपल्स, प्रिंसिपल एंड एबेटर्स। 2 ही लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल खुद होता है, एक उसको अवेट करने वाला होता है, तो प्रिंसिपल एंड एबेटर्स। नेक्स्ट इज स्पेशल समन अंडर सेक्शन 206 ऑफ CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC सॉरी। स्पेशल समन अंडर सेक्शन 206 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन बी इशूड बाय। कौन इशू कर सकता है स्पेशल समन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? ये हमने LLB में भी पढ़ा है। किसके पास राइट है? हाई कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों के पास, या सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास? तो इसका सही आंसर है सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास। ओनली ही कैन इशू द स्पेशल समन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। लॉ इज़ कंसीव्ड एज अ फॉर्म ऑफ पावर वैल्यू। ये एक डेफिनेशन है किसी की। कंसीव्ड बाय किसने बोला है? बेंथम एंड ऑस्टिन, लासवेल एंड मैकडोगल, कार्ल ओलिवर क्रोना और HLA हार्ट।
देखिए अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन याद रखने बड़े मुश्किल हैं, तो फिर भी थोड़ा सा अगर सुना हुआ होगा तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। लॉ इज़ कंसीव्ड एज ए फॉर्म ऑफ पावर वैल्यू, ये दिया था HLA हार्ट ने। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल जस्टिस इनटू वन ऑफ नेचुरल लॉ इज़ यूजली एट्रीब्यूटेड टू, जो डेवलपमेंट है ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का ऑफ इनटू वन ऑफ द नेचुरल लॉ, ये क्या कहलाता है? एनालिटिकल स्कूल, पॉजिटिविस्ट, हिस्टोरिकल स्कूल या स्टोइक्स? इसको स्टोइक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज डोगमोर कमेटी रिपोर्ट ऑन मिनिस्टर्स पावर 1932 रिलेटेड टू। अब ऐसे क्वेश्चन ना अक्सर छूटते ही हैं पेपर में, क्योंकि ये ना तो आपको कहीं मिलेंगे और इसको ढूंढने का कोई सिर पैर भी नहीं है, तो अगर याद रहे तो मार्क कीजिए। डोगमोर कमेटी रिपोर्ट जो है ये ऑप्शन है इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी नहीं, आंसर है इंग्लैंड। Next question, the requirement to give reasons in administrative decisions which affect rights and liabilities have been held in the to be mandatory by the Supreme Court, in which case? जो रीजनिंग्स देनी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में जो इफेक्ट करती है इंसान की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी, और मैंडेटरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसको, वो कौन से केस में डिस्कस हुआ? मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जलगांव म्यूनिसिपल कमीशन, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस डॉक्टर बीना पानी दे, एंड SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज सेक्शन 47(3) मोटर व्हीकल एक्ट। सीधा सीधा बेर एक्ट खोलिएगा और इसमें ये सेक्शन देखिएगा। एम्पावर्स द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू लिमिट द नंबर ऑफ स्टेज कैरेज परमिट्स। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन एक्सरसाइज होता है? This is a judicial function as the authority's decision is based on official policy. This is a quasi-judicial function as the authority's decision is based on official policy. This is an administrative function as the authority decision is based on official policy, या none of the above. तो आपका आंसर है this is an administrative function as the authority's decision is based on official policy. Next question is, हमारा अगला क्वेश्चन है the Supreme Court in dash, दोबारा केस लॉ का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट इन डैश हेल्ड दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय ए कंपनी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन नॉट चूज फॉरेन लॉ एज अ गवर्निंग लॉ ऑफ देयर आर्बिट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने एक जजमेंट में कि सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर एक्सरसाइज कर भी रही है कोई बाहर की कंपनी तो भी फॉरेन लॉ इसमें नहीं गवर्न करेगा आर्बिट्रेशन में। ये कौन से केस में तय हुआ? ये तय हुआ आपका कौन से केस में? TDM इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस UT डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्ड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस CN रामचंद्र, श्रीजी ट्रैको वर्सेस पेपर लाइन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, और भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। आंसर इज भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। इसमें ये डिसाइड किया गया कि आप फॉरेन लॉ नहीं चूज़ कर सकते हैं एज अ गवर्निंग लॉ फॉर आर्बिट्रेशन इन केस अगर आपका मैनेजमेंट सेंट्रल भी हो तो भी। Next question, where territorial jurisdiction of a court is transferred after passing a decree, an execution application may be filed. जहाँ पर territorial jurisdiction जो होता है कोर्ट का ट्रांसफ़र किया जाता है डिग्री पास करने के बाद, an execution application फाइल की जाती है। कहाँ? in the court which has passed the degree, उसी कोर्ट में जहाँ उसने डिग्री पास की है, in the court जहाँ पर territorial jurisdiction ट्रांसफ़र हुआ है, या दोनों A या B में, या इंडिया के किसी भी कोर्ट में। तो हमारा आंसर है दोनों ही ऑप्शंस A और B दोनों ही करेक्ट है। इन आइदर ऑफ द कोर्ट जहाँ से डिग्री पास हुई है या टू विच टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो पास हुई है, तो इन दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज व्हेन ए डिग्री इज ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, जब किसी डिग्री को ट्रांसफ़र किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए टू अनदर कोर्ट, एंड इफ डिग्री होल्डर हैज़ रीजन्स टू एप्रीहेंड दैट द जजमेंट डेटर विल डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर इट इज अटैच्ड बाय द अदर कोर्ट, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट विच पास द डिग्री टू इशू अटैच द प्रॉपर्टी एट वंस। इस अटैचमेंट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अटैचमेंट ऑर्डर, केविएट, प्रिसेप्ट या रेस्टिट्यूशन ऑर्डर। इसको कहा जाता है अटैचमेंट ऑर्डर, जहां पर डिग्री ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे कोर्ट में कहा गया और डिग्री होल्डर के पास रीजंस है उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Motor Vehicles Act 1988, no person under the age of dash years shall drive a motor vehicle in any public place। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से एक इंसान कौन सी उम्र के नीचे व्हीकल नहीं चला सकता है पब्लिक प्लेस में? 20, 16, 18, 21। 18 इज़ द राइट आंसर।
Next question is, according to Consumer Protection Act 1986, what is the limitation period applicable to the 3 forums in entertaining a complaint? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत लिमिटेशन पीरियड क्या है आपकी कंप्लेंट का, किसी भी फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम में जाने का, कि आपकी कंप्लेंट को कितने टाइम तक एंटरटेन करेंगे? 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, 2 साल विच द आर्टिकल वॉज परचेज्ड, 3 years और none of the above. Correct answer is 2 years from the date on which the cause of action has arisen. परचेजिंग डेट पे नहीं, जिस दिन वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस दिन से 2 साल तक के अंदर अंदर आप कंप्लेंट डालेंगे और उसके अंदर एंटरटेन होगा. अगर 2 साल के बाद आप डालेंगे तो आपकी ये फोरम्स कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट, any person aggrieved by an order made by the district forum may prefer an appeal against such order to the within a period of days from the date of order. कोई भी aggrieved अगर जाके किसी भी ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के, तो वो अपील कर सकता है कितने पीरियड के अंदर? स्टेट फोरम में स्टेट कमीशन 30 दिन, स्टेट फोरम 30 दिन, स्टेट ट्रिब्यूनल 30 दिन, स्टेट कमीशन 60 डेज. हमारा आंसर है स्टेट फोरम 30 डेज. तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन. द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन कौन से ईयर में बनी थी? 1998, 1988, 1999 और 2000. हमने लॉ में पढ़ा है 1988 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A sees B running away from the room. A B को देख रहा है कि B रूम से भाग रहा है और उसके पीछे उसने देखा that C lying down in a pool of blood in the same room. उसी रूम में C खून के पूल में पड़ा हुआ है. A's evidence in as far as seeing B running away is direct. A का जो एविडेंस है कि मैंने B को भागते हुए देखा है, डायरेक्ट एविडेंस है. बट एज फार एज मर्डर इज कंसर्न इट इज़ ए, मगर मर्डर के केस में क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, रियल एविडेंस है, सब्सटैंशियल एविडेंस है या सर्कमस्टांशियल एविडेंस है? तो ऑब्वियसली ये सर्कमस्टांशियल है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ए बी के को मरा हुआ देख के डर के मारे वहाँ से भागा हो. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ए ने उसको मारा ही होगा. तो सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं कि ए ने बी को मारा है, बट इट इज़ नॉट श्योर. तो हम इसको रियल एविडेंस नहीं बोलेंगे, ना ही प्राइमरी बोलेंगे, हम इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलेंगे. नेक्स्ट इज, एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 इज. एक्सपर्ट ओपिनियन इनमें से सेक्शन 45 में क्या बताता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, नॉट ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, सपोर्टिव और कॉर्पोरेटिव प्रूफ है, या नन ऑफ दीज? तो आपका करेक्ट आंसर है सपोर्टिव एंड कॉर्पोरेटिव इन नेचर. Last question of today's lecture is, a statement made by an accused person before the trial begins. ट्रायल शुरू होने से पहले किसी एक्यूज ने एक स्टेटमेंट दी है by which he admits to have committed the offence, जिसमें उसने कहा उसने कमिट किया है ऑफेंस को, बट बाद में he repudiates at the trial, उसने ट्रायल के टाइम पे मना कर दिया. उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, वॉलंटरी कन्फेशन और रिट्रैक्टेड कन्फेशन. इसका करेक्ट आंसर है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, क्योंकि रिट्रैक्टेड का मतलब होता है अपनी ज़बान वापस ले लेना. तो यहाँ पर हमारे आज के 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, आपके लिए थोड़ा सा लर्निंग इजी हो जाएगी. AIBE के एग्ज़ाम को प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा. आपको मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चे अपना पेपर में रह जाते हैं. अपने बेयर एक्ट्स को देखिए, बट कम्प्लीटली बेयर एक्ट के भरोसे बिल्कुल मत जाइए. कुछ ना कुछ पढ़ाई करके ज़रूर जाइएगा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी at 9953308400. थैंक यू सो मच. बाय.